आपके साथ नैना यादव। लोकतंत्र में हम लेकर हाजिर हैं आज की तमाम खास खबरें। बात करेंगे ज्ञानवापी की, उस ज्ञानवापी की जिसमें एक के बाद एक कई सबूत सामने आए हैं। पहला सबूत, दूसरा सबूत और अब तीसरे सबूत का दावा। और दावा यह भी कि एक एक सबूत उन सारे सवालों का जवाब है जिसे लेकर अभी भी कुछ लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। आज जो सबसे ताजा वीडियो सामने आया है उसके बाद नंदी के ठीक सामने वाले वजूखाने को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। जी हाँ, वही अब अगर हिंदू पक्ष की बात करें तो हिंदू पक्ष का कहना है कि पूर्वी उत्तरी दीवार को हटाया जाए और उस जो तालाब है उसके सामने का मलबा भी साफ किया जाए, ये भी मांग की जा रही है। हालांकि आज कोर्ट में इसे लेकर कोई सुनवाई नहीं हो पाई। इसके साथ ही साथ जो जिनका थ्योरी है उसके जरिए भी ज्ञानवापी के वजूखाने में जो भी कुछ मिला है वो आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग उसे बताया जा रहा है। जैसे जैसे ज्ञानवापी विवाद के बाद से नए वीडियो सामने आ रहे हैं, इससे जुड़े सवालों के जवाब एक एक कर सामने आ रहे हैं। ये ज्ञानवापी का सबसे नया वीडियो। हालांकि इस वीडियो में वजूखाने पर ताला है, लेकिन इस वीडियो का एक दूसरा सच सारे सवालों का इकलौता जवाब। सबसे पहले इस वीडियो का वो हिस्सा देखिए जो वजूखाने की तरफ से कैमरे में कैद किया है। इस वीडियो में लोहे की दीवारें जरूर दिख रही हैं, साथ ही वो नंदी भी दिख रहे हैं जहां पहले से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। वीडियो से साफ कि वजूखाना नंदी के ठीक सामने, बस बीच में है तो लोहे की दीवार है। अब इसी वीडियो का दूसरा हिस्सा देखिए जिसमें एक रास्ता नंदी और वजूखाना को ठीक सामने से जोड़ता हुआ दिख रहा है, उसी वजूखाने से जिसमें शिवलिंग के होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी भी मुस्लिम पक्ष उसे फाउंटेन बताने पर अड़ा है। इससे पहले वजूखाने का जो वीडियो सामने आया उसमें शिवलिंग के होने का दावा किया गया, जिसे लेकर अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि अब हिंदू पक्ष उसे शिवलिंग ही मान रहा है। इधर हिंदू पक्ष का इस बात पर ज्यादा जोर कि पूर्वी उत्तरी दीवार को हटाया जाए और तालाब के सामने का मलबा साफ किया जाए। हिंदू पक्ष की मांग में जिस पूर्वी उत्तरी दीवार का जिक्र वो नंदी के ठीक सामने वाला हिस्सा है। हालांकि कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई नहीं हो पाई, वकीलों की हड़ताल इसके आड़े आई। वो लोग कह रहे हैं कि वो फव्वारा, लेकिन वो फव्वारा नहीं है, वो हम लोग का शिवलिंग है। वो 12 ज्योतिर्लिंग में एक शामिल है जो कि बनाया नहीं गया है। वो काट छाट के नहीं बता, वो स्वयं में प्रकट हुए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बाबा वहाँ से आजाद हो, उनका पूरा जो शिवलिंग है वो अच्छे से जो है कि जैसे मंदिर में होता है उस तरह हो, मलबा वहाँ से साफ हो, वहाँ से दीवार हटाई जाए ताकि गौरव और शिव दोनों साथ हो। इस विवाद को लेकर एक और दावा सींग से जुड़ा है। वो सींग जो तय कर रही है कि सच क्या है और झूठ क्या। इसे विस्तार से बता रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में मौजूद रहे हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन। टाइम्स नाउ नवभारत के कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा के साथ बातचीत में विष्णु जैन ने जो कहा वो चौंकाने वाला। एक छोटी सी पतली सी स्टिक ली गई, पतली सी स्टिक लेके शिवलिंग के बीच में एक छेद था उसमें डाला गया और वो 3 से 4 सेंटीमीटर से ज्यादा अंदर नहीं गई। तो इसीलिए ये आर्गुमेंट जो फाउंटेन का आर्गुमेंट है ये उसको रिजेक्ट करता है, क्योंकि अगर ये फाउंटेन होता तो इसके अंदर एक प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होता और पानी निकलने का पूरा इसका सिस्टम होता। विष्णु जैन के दावे को सही माने तो फव्वारे का दावा गलत है और कई सबूत सामने हैं। मसलन पहला सबूत ये कि अगर फव्वारा है तो ऊपरी हिस्से में पानी निकलने के लिए छोटे छोटे छेद होंगे जिनमें 2 इंच से ज्यादा लंबी सीक आसानी से आर पार हो जाती, मगर ऐसा हुआ नहीं। दूसरा सबूत, फव्वारा है तो पानी पहुंचाने के लिए कोई पाइपलाइन होगी, दावा है कि कोई पाइपलाइन नहीं। तीसरा सबूत, फव्वारा है तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होगा, लेकिन वजू घर में ऐसा कोई सिस्टम सर्वे टीम को नहीं दिखा। सच क्या है और झूठ क्या ये नहीं पता, लेकिन एएसआई के पूर्व डायरेक्टर को भी फव्वारे की बातों पर यकीन नहीं हो रहा। फव्वारा नहीं दिखता है क्योंकि जितने भी फव्वारे हम देख रहे हैं इस मुगल पीरियड के जो मस्जिद हैं उसमें वजू में जो बने हुए हैं कहीं कहीं पर देखे जाते हैं, वो उसमें फ्लोरल पैटर्न होते हैं ऊपर में और एक टोटी लगी रहती है। और यहाँ
जो दिखाया जा रहा है उसमें लगता है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है। इस पूरे विवाद का आखिर परिणाम क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन हिंदू पक्ष के दावे और सामने आ रहे वीडियो से साफ है कि ये सारे सबूत हिंदू पक्ष के दावों को पहले से ज्यादा मजबूत बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। ज्ञानवापी का आखिर क्या है सच, ये तो लगातार टाइम्स नाउ नवभारत अपने दर्शकों को बता रहा है। अब बात आइए करते हैं असम की, जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 26 जिले बाढ़ की भयंकर चपेट में आ चुके हैं। खेत से लेकर घर, सब कुछ, सड़क हो या फिर रेल वाली जगह, रेल की पटरियां, हर तरफ बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। और मौसम का हाल सिर्फ उत्तर में ही नहीं बिगड़ा है, दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में भी हालात लगभग ऐसे ही हैं। बेंगलुरु में लगातार बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। असम की तरह ही बेंगलुरु में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई। घर में पानी, गांव में पानी, सड़क पर पानी। पहले लगातार बारिश और फिर बाढ़ जैसे हालात। असम के कई जिलों का हाल हर घंटे बिगड़ता जा रहा है। कुछ जिलों के हाल पहले से भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। नागांव जिला के पकुली गांव में बाढ़ की वजह से लोगों का दर्द और दिक्कत दोनों बढ़ रही हैं। नौगांव डिस्ट्रिक्ट जो है वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है असम के फर्स्ट वेव ऑफ फ्लड्स में। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक जो ये कपिली नदी है, कपिली नदी इनके जो खेतों में पानी आ गया है और इसके वजह से इन लोगों को अभी घर खाली करके ऊपर हाईवे में शेल्टर कैंप्स क्रिएट करना पड़ रहा है खुद से ही। और इनके घरों में देखिए आप, पूरा पानी घुस गया है। और सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट बात है कि इनका जो खेत है पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फिश के लिए भी इन्होंने जो क्या था वो भी पूरा नष्ट हो चुका है। मूसलाधार बारिश की वजह से सिर्फ सड़कें ही नहीं टूटी हैं, खेत में लगे अनाज भी बह गए हैं। छोटे और कच्चे मकान को पानी अपने साथ बहा ले गया। अब लोगों के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा है। परिवार को बचाने के लिए कैसे कैसे जतन करने पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा पानी जो है सारे घर के अंदर आ चुका है। तो खेत पूरा बर्बाद हो चुका है, फिशरी ख़राब हो चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा इनका प्रॉब्लम हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी इनको जो है हाईवे में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एरिया अगर ऐसे ही बारिश चलता रहा तो पूरा पानी के अंदर आ जाएगा। और फोरकास्ट के मुताबिक 3 दिन 2 दिन और बारिश ऐसे आने को है। अगर ऐसा चलता रहा तो ये पूरा जो है हाईवे तक पानी आ सकता है और ये रास्ता बंद हो सकता है। अब असम में प्रशासन और सरकार के सामने चुनौती बड़ी है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए बस एक ही उपाय है कि हाईवे पर छोटे छोटे कैंप लगाए जाएं। इसे लेकर कोशिशें भी जारी हैं और जिन इलाकों में प्रशासन की पहुंच नहीं है वहां लोगों ने खुद ही रहने की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। पानी का जो लहर है वो बढ़ता जा रहा है, इसीलिए आपको हम दिखाएंगे टाइम्स नाउ नवभारत ग्राउंड रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट नौगांव जिले के एकदम अंदर इलाकों में कि कैसे ये लोग ऊपर रिलीफ कैंप में इन्होंने अपना जो है अभी इन्होंने रिलीफ कैंप सेटअप किया है। हम दिखाएंगे आपको, ये देखिए आप इधर रिलीफ कैंप्स इधर इन्होंने खुद से ही बना के रखा है ये सब, क्योंकि पानी पूरा अंदर आ गया है। इसीलिए आपको ऊपर से दिखाएंगे हम। ये हालात है, देखिए ये कोई नदी नहीं है, ये खेत था पहले। ये खेत अभी ऐसा लग रहा है आपको ये नदी है, लेकिन ये नदी नहीं है, ये खेत है। इनको यहाँ पे रहना पड़ रहा है इन्होंने। और सिर्फ इंसान का नहीं, जानवर के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है फ्लड। अब जरा असम के दूसरे हिस्सों की तस्वीर भी देखिए, जहां खेत, सड़क और मोहल्ला पानी की वजह से बिल्कुल एक हो गया है। कोपिली नदी का जलस्तर इस तरह से बढ़ गया है कि दर्जनों घरों में पानी घुस गया है। लोगों के किचन से लेकर बेडरूम और फिर आंगन से लेकर बरामदे तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि असम में अभी बाढ़ से 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। राज्य की कई सड़कें टूट चुकी हैं। 26 जिलों के 1000 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। 11वीं क्लास की परीक्षा फिलहाल निलंबित कर दी गई है। बारिश और बाढ़ से बर्बादी का हाल सिर्फ उत्तर पूर्वी राज्यों में ही नहीं, देश के दक्षिणी राज्यों में भी मौसम का मिजाज
बदला हुआ है। बेंगलुरु में बारिश से एकदम बुरा हाल है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि हालात किस कदर बिगड़ गए हैं। हर बार बारिश आता है सर, इधर से पानी आके इधर फ्लो होता है, इधर पानी बराबर ना अंदर जा नहीं सकता है। ये क्या इधर ब्लॉक हो रहा है, पूरा भर के घर में आ रहा है। लोगों का गुस्सा स्थानीय प्रशासन से है, क्योंकि हर बार एक दिन की बारिश में ही बेंगलुरु के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। सिर्फ रिहायशी इलाकों में ही पानी नहीं है, सड़कें भी जलमग्न है। कहीं कहीं तो घुटने भर पानी भर गया है। बिजली व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ रहा है। मेट्रो सेवा भी बाधित हो चुकी है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अभी आने वाले दिनों में वो असम हो या बेंगलुरु, दोनों ही जगहों पर बारिश होती रहेगी। ऐसे में दोनों ही राज्यों में लोगों के सामने परेशानी कम होती नहीं दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और अब बात करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दिल्ली के उपराज्यपाल का इस्तीफा हुआ है। एलजी अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया है। यहाँ बड़ी खबर, ये अनिल बैजल ने इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। निजी कारणों का हवाला दिया है उन्होंने इस्तीफा देते हुए। वैसे आपको जानकारी ये भी दे दें, दिसंबर 2021 को ही अनिल बैजल का जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका था, लेकिन उन्हें एक तरह से उनके कार्य के दायरे को बढ़ाया गया था, एक्सटेंशन दिया गया था। और अब आज वो तारीख है मई के महीने में, अब उनके जो कार्यकाल के पूरा होने के 5 महीनों के बाद में अब उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया। कई बार हमने ऐसा मौका देखा जब दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में तनातनी रही है। अब निजी कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया अनिल बैजल ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया है। निजी कारणों को वजह बताया गया है और ये इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा गया है। और आइए लोकतंत्र में अब बात बीजेपी विधायक की हनक की करते हैं। दरअसल उन्नाव से ट्रैफिक पुलिस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके पीछे वजह है बीजेपी विधायक की हनक। पूरा मामला हंटर और चालान से जुड़ा हुआ है। दरअसल एक ट्रैफिक पुलिस ने बीजेपी विधायक के समर्थकों की गाड़ी का चालान काट दिया। उसे थाने में जाकर रोना पड़ गया, आंसू बहाने पड़े। हमारी ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि कैसे सीएम योगी कानून व्यवस्था को ठीक करने की बात करते हैं और विधायक इसे मजाक में तब्दील कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के तथाकथित सरकारी दावों की सच्चाई है ये। इसे जमीन पर उतारने की कोशिश करने वाला एक बेचारा ट्रैफिक कांस्टेबल फफक फफक कर थाने में रो रहा है। सिपाही किसी मुजरिम की तरह अफसरों और बीजेपी नेताओं के रिश्तेदारों के सामने खड़ा है और जो कानून तोड़कर यहाँ पधारे हैं वो कुर्सी पर विराजमान है। जरा पहले पूरी कहानी जान लीजिए। दरअसल उन्नाव शहर के गांधीनगर तिराहे पर शाम के वक्त में बीजेपी के विधायक आशुतोष शुक्ला के समर्थक हूटर बजाते हुए बीजेपी का झंडा लगाकर बड़े शान से चले जा रहे थे। बस इसी बात पर तिराहे पर मौजूद ट्रैफिक सिपाही पहुंचा और हूटर लगे वाहन की फोटो अपने मोबाइल में खींच ली। बस यही बात सत्ता की ताकत रखने वाले विधायक समर्थकों को नागवार गुजरी। चालान करेंगे, मेरी ड्यूटी। तुम्हारी हेल्प से फोटो इसके बाद भी सिपाही का कसूर ये रहा कि वो बीजेपी के विधायक आशुतोष शुक्ला के समर्थक और रिश्तेदार की हनक के आगे झुका नहीं और हूटर बजाने पर चालान काटने पर अड़ा रहा। कांस्टेबल को यह बताना महंगा पड़ गया कि हुजूर, हूटर बजाना गैर कानूनी है। विधायक आशुतोष शुक्ला के समर्थक और रिश्तेदारों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया। पास के थाने में पहुंचे, फिर ट्रैफिक पुलिस के जवान को बुलाया और फिर बताया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक कैसे नियम और कानून का कचूमर निकाल देते हैं।
हूटर बजाने वाले कुर्सी पर बैठे रहे। इसे रोकने की कोशिश करने वाला सिपाही फूट फूट कर रोता रहा। मैं समझ रहा हूँ इनकी स्थिति ये सही है, ये लोग वो करते हैं, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो इसे लेकर उन्नाव की पुलिस थोड़ी सतर्क हो गई। अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। डैमेज कंट्रोल के लिए देर रात 3 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एक वाहन गलत तरीके से पार्क खड़ा किया गया था, जिससे जाम की स्थिति पैदा हुई थी। जब ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल द्वारा इसके ऊपर उनको गाड़ी अपने किनारे करने के लिए बताया गया, उस समय जो उसमें सवार थे उन व्यक्तियों के द्वारा कांस्टेबल से अभद्र व्यवहार किया गया, सरकारी कार्य में बाधा डाला गया। इस घटना को लेकर के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर रोज रोज दावे करती है, सब चाक चौबंद होने का दम भरा जाता है, लेकिन सच ऐसा है कि बीजेपी के विधायक आशुतोष शुक्ला के लिए ये सारी बातें सिर्फ बातें हैं, क्योंकि उन्हें और उनके समर्थकों को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि वो सड़क पर हूटर बजाते हुए चले तो उन्हें कोई रोके या फिर चालान करे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और आइए अब बात करते हैं इस समय की एक और बड़ी खबर की। सीबीआई के सामने पार्थ चैटर्जी पेश हुए हैं और एसएससी भर्ती घोटाले को लेकर सीबीआई का दरअसल समन था और अब इस समन के बाद में पार्थ चैटर्जी सीबीआई के सामने पेश हुए। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पार्थ चैटर्जी की ये पेशी हुई है। पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी से अब पूछताछ की जाएगी एसएससी भर्ती घोटाला, और उसी के चलते ये समन जारी किया गया था। और अब देखिए वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पेश हुए सीबीआई के सामने, सवाल जवाब का सिलसिला अब यहाँ पर चलेगा और जो सीबीआई की तरफ से सवाल पूछे जाएंगे उनका जवाब भी यहाँ पर अब देना होगा। बिल्कुल, पार्थ चैटर्जी की मुश्किलें फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। पार्थ चैटर्जी पर जो तमाम आरोप लगे हैं, अब उसमें एक और समन सीबीआई की तरफ से, जिसके बाद में पार्थ चैटर्जी सीबीआई के सामने पेश हुए। ये मामला एसएससी भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ। अब बात महंगाई की करेंगे। महंगाई आम लोगों के लिए आज की तारीख की सबसे बड़ी परेशानी है। हालात ये हैं कि जो चीजें पहले 10 रुपए में मिल रही थी वो अब 12 या 13 रुपए में मिल रही हैं। जी हां, खाने पीने से लेकर सफर करना सब कुछ बहुत महंगा हो गया है, बहुत मुश्किल होता हुआ भी नजर आता है। इस बीच जो आंकड़े हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि ये महंगाई अभी भी रुकने वाली नहीं है। आने वाले वक्त में ये और परेशान करेगी। एक रिपोर्ट देखिए। महंगाई तो काफ़ी बढ़ी रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की दाम बढ़े, उसी से सारे लिंक्ड है। माल स्टोर किया जा रहा है, और दूसरा ये है कि हम कोरोना के पीरियड से निकले हैं, बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं। ये महंगाई की मार है। जहां जाओ जिधर जाओ महंगाई ही महंगाई है। वो खाने की चीजें हों, पीने की चीजें हों या फिर सफर हो, हालात तो ये है कि अब महंगाई आम लोगों को एक तरह से लूट रही है। आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे महंगाई आपकी जेब पर भारी पड़ रही है। क्या महंगा नहीं हुआ है? अनाज, दूध, फल और सब्जी का कहना ही क्या, पहले से करीब 24% ज्यादा महंगी बिक रही है। आलू 19.84% महंगा हुआ, फल 11% महंगा हुआ, दूध 5% महंगा हुआ, अनाज 8% महंगा हुआ। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से ना बहुत दिक्कतें आ रही है। और सैलरी हमारी इतनी है नहीं, तो मैं मोदी जी सरकार से कहना चाहूँगा कि कम करे। पेट्रोल इतना महंगा होगा कि हमें बस से चलना पड़ रहा है यार। इतनी महंगी बाइक ले रखी है, उसमें पेट्रोल 105 रुपये लीटर हो रहा है, और धूप में खड़ी कर दो वैसे ही आधा तो ऐसे ही उड़ जाता है। तो मैं कहूँगा कि महंगाई थोड़ी कम हो, पेट्रोल कम हो सबसे पहली बात तो। इसमें कोई शक नहीं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों से महंगाई बढ़ती है, और इस कदर बढ़ती है कि लोगों के किचन में इसका असर दिखने लगता है। 24 साल बाद रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई। 1998 के बाद पहली बार थोक महंगाई 15% से ऊपर। पेट्रोल डीजल की कीमतों से महंगाई बढ़ी। महंगाई तो काफ़ी बढ़ी रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की दाम बढ़े, उसी से सारे लिंक्ड है। आरबीआई ने अभी मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज की है, देखते हैं क्या होता है। बट सरकार के तरफ से भी कुछ मेजर्स लिए जाने चाहिए। पेट्रोल डीजल्स के दाम अगर कम किए जाए तो देन
आई थिंक कि वो स्टेबलाइज होगा। इधर पेट्रोल डीजल लेकर फिर से कहा जा रहा है कि इसकी कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि कच्चा तेल पहले से ज्यादा महंगा हुआ है। साथ ही ये भी एक सच है कि पिछले 40 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम में कोई वृद्धि नहीं हुई है। पेट्रोल डीजल की बिक्री पर फिलहाल नुकसान, प्रति लीटर 10 से 12 रुपए का नुकसान। अब महंगाई को लेकर लोगों की नाराजगी सरकार से है। सवाल यही है कि जब पहले महंगाई मुद्दा था तो अब महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं? ये नहीं कि हम भाषणों में वो चीजें रखें, जमीन पे कुछ नहीं हो रहा, या धर्म और इन सब चीजों को हम भाषणों में लोगों के इमोशंस को तुम वोट बना लो, और महंगाई और इन सब चीजों पर तुम रियल में कुछ नहीं कर रहे। नीचे वालों की कंडीशन आप खुद महसूस नहीं कर रहे। गवर्नमेंट लास्ट लाइन में जो खड़ा है आदमी, उसके लिए चीजें बहुत टफ हो गई हैं। लोगों का आना जाना तो महंगा हुआ ही है, अब ट्रांसपोर्टर्स ने भी माल बढ़ा दिया है। ट्रांसपोर्टर्स ने 10% माल बढ़ा दिया है। माल ढुलाई के चलते भी महंगाई बढ़ी है। हालात ये हैं कि महंगाई आम लोगों को चारों तरफ से परेशान कर रही है। अब सवाल यही कि यह महंगाई कब कम होगी और सरकार के पास इसे लेकर फॉर्मूला क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और देखिए, लोकतंत्र में बात करते हैं दिल्ली की। एक तो दिल्ली में भीषण गर्मी और ऊपर से पानी की किल्लत भी ऐसी है कि लोगों को पीने के पानी मिल ही नहीं रहा है। और ये हालात हैं देश की संसद से सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी एक इलाके का हाल है। जी हाँ, दरअसल दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को घंटों घंटों पानी के लिए इंतजार करना पड़ता है। कई जगहों पर लोगों को घंटों पानी टैंकर का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनके हाथ खाली ही रहते हैं। जो तस्वीरें हैं वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पहले हमारे साथी वरुण भसीन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि दिल्ली में पानी की किल्लत की वजह आखिर क्या है। दिल्ली में इस वक्त वो पानी के हालात क्या हैं, क्या किया जा रहा है दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली वालों को पानी मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जो पार्लियामेंट है दिल्ली में, संसद से आप सोचिए वहां से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर, और वहां पर लोग अभी भी आस लगाए बैठे हैं इस तपती धूप में कि उनको वो पीने का पानी मिल पाए। बताइए, घर में बताओ पानी नहीं हो तो क्या काम कर लेगो तुम बताओ। पहले मैं तुम्हें पानी के लिए 1 घंटा से खड़े हैं यहाँ पर, घर का काम छोड़ के। आएगा तो सही, नहीं आए तो वापसी चले जाएंगे। गरीब पे तो ऐसे ही मर रहे, ना काम है ना दाम है। काम का वहाँ पे तो पैसा नहीं भराता है और महंगाई भर के जाता है। जब वोट आएगा तब बोलेगा हम लोग को वोट दो तुम लोग का सारा सुविधा कर देगी, ऐसे तो बोलता है। केजरीवाल जी कहते हैं कि पानी फ्री है, लेकिन यहाँ लाइन में भी पानी नहीं आती है, और लोग जो टैंकर आती है तो टैंकर के लिए लाइन में लग के इंतजार में चले जाते हैं। 1-1 घंटा 1.5 घंटा इंतजार में लग के चले जाते हैं। आप सोचिए, पीने का पानी नहीं आएगा, घर पे खाना कैसे बनेगा? बुजुर्ग महिला है वो आ रही हैं, अब खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। माता जी, पानी नहीं आया? नहीं आओ बेटा, पानी की परेशानी आ रही है। तो गर्मी देख रहे हो, प्यासे आदमी मर रहा हो, क्या कर रहा हो जी बताओ। राजधानी दिल्ली में इन गर्मियों में हालात कुछ ऐसे हैं कि पानी के लिए लोगों को बेहद लंबा इंतजार करना पड़ता है, और उसके बाद कहीं वो टैंकर पहुंचता भी है तो उसके बाद भी वो जद्दोजहद के आज हम अपने घर पानी ले जा पाएं। और यही वो तस्वीरें आपको इस वक्त न्यू अशोक नगर की हम दिखा रहे हैं, वो ग्राउंड रिपोर्ट की। यहाँ पर किस तरह से आप सोचिए, घर परिवार के लगभग सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। वो लोग पानी के लिए यहाँ पहुँचते हैं, पानी के लिए वो लाइनें लगाकर घंटों तक इंतजार करने के बाद जाकर उनको वोट पानी नसीब होता है। और महज 9 किलोमीटर की दूरी है संसद से। सर, पानी के लिए रोजाना सर इसी तरीके से होता है क्या? कोई यही होता है, पानी के लिए एक लड़ाई सी हो गई है लगभग। हाँ, डेली का ही हाल है। डेली का ऐसा ही है, ऐसे ही करना पड़ता है, ऐसे ही करना पड़ता है। देखिए आप, वो इस वक्त वही वो तस्वीरें अपने आप में आपको दिख रही है। सर, कभी कभी पानी क्यों नहीं आता भाई साहब? यहाँ कभी कभी टैंकर आता ही नहीं है। पानी की तो दिक्कत बहुत हो रही है। कभी कभी गंदा पानी भी आ जाता है इसमें, कभी कभी गंदा पानी भी आता है इसमें। मतलब बोल देते हैं कि जल बोर्ड में साफ पानी आया है, ये साफ अच्छा साफ पानी आता है, लेकिन कभी कभी खराब पानी भी आता है। जिस दिन नहीं आता उस दिन कैसे काम चला? उस दिन तो परेशानी है, गरीब आदमी क्या करेगा। इस टाइम तो वो वाला हाल है, महंगाई इतनी हो रही है कि भुखमरी वाला हिसाब है।
तो आपने क्या हालात हैं ये तो आपने देख लिए राजधानी दिल्ली के, लेकिन दिल्ली में आखिर पानी की किल्लत है क्यों, वो आइए जरा हम आपको बताते हैं। हरियाणा की ओर से पानी कम छोड़ा जा रहा है, इस वजह से राजधानी दिल्ली में करीब 40% कम क्षमता पर प्लांट चल रहे हैं। और बिल्कुल हरियाणा की ओर से कम पानी छोड़े जाने से ये किल्लत अब और ज्यादा बढ़ती जा रही है, लोगों की परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। 40% कम क्षमता पर प्लांट इस वक्त चल रहे हैं और इसीलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी की किल्लत कितनी ज्यादा यहां पर बढ़ती नजर आ रही है। चाहे बात वजीराबाद हो, चंद्रावल हो या फिर ओखला प्लांट, यहां पर काफी ज्यादा असर बताया जा रहा है। दिल्ली में पानी की किल्लत से 13 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसका अंदाजा आप लगाइए। कई प्लांट हैं जो सीधे सीधे इस किल्लत की वजह से प्रभावित हैं। बिल्कुल, और 13 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली में कई इलाकों में जल संकट होगा क्योंकि हरियाणा से पानी कम छोड़ा जा रहा है। और ये कहा किसकी तरफ से? ये जल बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त जल संकट होना है। और दिल्ली के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर जल संघर्ष है, उसमें बदरपुर शामिल है, सिविल लाइंस का इलाका शामिल है, कमला नगर शामिल है, शक्ति नगर। ये जो आप मैप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये वो इलाके हैं जो काफी ज्यादा प्रभावित हैं इस पानी की कमी से। और लगभग इस आप नक्शे में देखेंगे, दिल्ली के नक्शे में तो ज्यादातर ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों की जमाहट बहुत ज्यादा है और वहीं पर पानी की किल्लत सबसे ज्यादा है। इसमें करोल बाग हो गया, पहाड़गंज हो गया, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, इंद्रपुरी, कालकाजी और संगम विहार भी है। और लेकिन दिल्ली वासियों को आने वाले वक्त के लिए और तैयार रहना होगा क्योंकि गर्मी जो है वो अपने पूरे चरम पर है और आने वाले वक्त में हो सकता है महंगाई के साथ साथ राजधानी दिल्ली पानी के लिए भी परेशान रहे। तमाम खबरें जारी हैं, आइए देख लेते हैं इस समय की हेडलाइंस। मंदिर से जुड़ा है, काशी से जुड़ा है, ऐसे में बीजेपी से पहले विपक्षी पार्टियां ही इस पर एक्टिव हैं। कोई पार्टी इसे बीजेपी का पॉलिटिकल प्लान बता रही है तो कोई बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कवायद बता रही है। जी हाँ, लेकिन ऐसे में जो बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई में बीजेपी के एजेंडे में शामिल है ये, या फिर संयोग से उसे अयोध्या के बाद हिंदुत्व की राजनीति का नया मंत्र मिल गया है। इसे समझने के लिए हमने आज एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की है। क्या सचमुच में ज्ञान वापी से बीजेपी को अगले 40 सालों का सियासी अमृत मिल गया है? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ज्ञान वापी मस्जिद के वजू खाने में पहले विश्वेश्वर महादेव मिलने का दावा। अब एक साथ भगवान शिव और उनकी सवारी नंदी की मौजूदगी का दावा। ज्ञान वापी मस्जिद या प्राचीन मंदिर, वाराणसी से दिल्ली तक बहस जारी। ज्ञान वापी का मुकदमा अदालत में, फिर मुद्दा सियासत क्यों? वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे और वो जिसको कहा जा रहा है प्रोटेक्शन के लिए 400 साल से उसको हाथ नहीं लगाए। साफ लग रहा है, एक एक सबूत चीख चीख कर बता रहा है कि वहां केवल मंदिर था। अयोध्या के बाद अब ये नया एक शोषा छोड़ा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि खुद लोगों को बोल देना चाहिए कि हाँ, इतिहास में यह मंदिर था, जिनका मंदिर है उन्हें मंदिर मिलना चाहिए। अब शुद्ध राजनीति शुरू हो चुकी है। क्या ये मुद्दा अयोध्या से भी बड़ा बन चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तक विपक्षी पार्टियों के नेता मुखर थे, जबकि बीजेपी चुप्पी की चादर ओढ़ रखी थी। लेकिन धीरे धीरे ही सही, संगठन से सरकार तक बीजेपी की जुबान पर ज्ञान वापी की तासीर चढ़ने लगी है। ज्ञान वापी पर बीजेपी का स्टैंड क्या है, आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का सबसे नया सियासी राग सुनिए, जो उन्होंने ज्ञान वापी विवाद पर गाया है। वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे और वो जिसको कहा जा रहा है प्रोटेक्शन के लिए 400 साल से उसको हाथ नहीं लगाए। और अगर यही आगे आप करते रहेंगे तो फिर ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा, पूरे फव्वारे बंद हो जाएंगे ताजमहल के। वो तो गलत ऑर्डर है लोअर कोर्ट का। लोअर कोर्ट का ऑर्डर गलत है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब कल इसकी सुनवाई करेगा तो कंप्लीट स्टे दे देगा लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर। अरे वो इम्प्यून ऑर्डर है, वो उसको शिवलिंग नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इम्प्यून ऑर्डर कहा। वो चैलेंज हुआ है, आप क्यों उसको नाम दे रहे हैं इस तरह का? अरे फवारा है। वैसे कह रहे हैं वजू वहीं करेंगे जहां हिंदू पक्ष शिवलिंग मिलने के दावे कर रहा है।
वो शिवलिंग नहीं फव्वारा वाली दलील पर भी कायम है, जबकि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने करीब 4 सदी बाद आदि विश्वेश्वर के प्रकट होने की मुनादी के साथ महादेव की पूजा की मांग भी कर डाली है। नहीं, हमारी मांग ये है, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं न्यायालय से भी शासन से भी ये अपील करना चाहूँगा कि भगवान विश्वेश्वर का जो शिवलिंग मिला है वो स्थापित प्रतिष्ठापित है, और जब निकल गया है तो उसको ऐसे बिना पूजित किए नहीं रखना चाहिए। ये महापाप और दोष लगता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, हमको काशी विश्वनाथ न्यास को वो मूर्ति दे दी जाए, हम उसकी विधिवत पूजन भोग राग आरती करते रहें, और बाद में जो जैसा निर्णय होगा उसके अनुसार हम उसका पालन करेंगे। आदि विश्वेश्वर महादेव के भक्त 353 साल की दूरी अब बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा अदालत में है। ऐसे में भगवान विश्वेश्वर की पूजा आस्था से नहीं बल्कि अदालती फैसले से ही होगा। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिलने के दावे पर कायम है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसे मानने को हरगिज तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरे शफीकुर रहमान बर्क तो इसे झूठ और प्रोपागेंडा बता रहे हैं। तो ज्ञानवापी मस्जिद जो है तो आज की बनी हुई है, तो आज उसमें शिवलिंग निकल गया, ये बिल्कुल झूठे बातें हैं, झूठे प्रोपेगेंडे हैं, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा सांसद जी, और मैं सारे मुसलमानों से भी कहूँगा कि मुसलमान इस पर सर जोड़ के बैठे और इसका अपने मुस्तकबिल के लिए और मुल्क के लिए सोचें। बर्क साहब मुसलमानों से अपने मुस्तकबिल पर विचार करने की उकसाऊ अपील कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी की एक मुस्लिम महिला नेता ज्ञानवापी के मंदिर साबित होने पर इसे हिंदुओं के हवाले करने की वकालत कर रही हैं। ये बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्म गुरु, हमारे उलमा उस जमीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। ज्ञानवापी पर अदालत का फैसला ही अंतिम सत्य होगा। श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा को लेकर दायर याचिका और उस पर वाराणसी की निचली अदालत के सर्वे के फैसले के बाद हालिया विवाद शुरू हुआ, लेकिन कांग्रेस को इसके पीछे बीजेपी का प्लान नजर आ रहा है। अयोध्या के बाद अब ये नया एक शोषा छोड़ा जा रहा है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन गया या वहाँ जजमेंट आ गया तो वो इशू ख़त्म हो गया है। अब इनको एक नया इशू चाहिए 2024 के लिए, तो इसीलिए इन चीज़ों को उठाया जा रहा है। ये चिंताजनक तो ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक यूँ कहा जाए कि योजनाबद्ध ढंग से ये काम कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि ये बीजेपी का प्लान 2024 है। क्या ये मुद्दा वाकई बीजेपी के पॉलिटिकल प्लान का हिस्सा है? इसे लेकर पार्टी और केंद्र से लेकर यूपी सरकार तक क्या कह रही है? देश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तो पलटवार में कांग्रेस को नफरत का विलन तक बता दिया है। ये भय की पॉलिटिक्स और भ्रम का पेशा बंद होना चाहिए। जो लोग भय की पॉलिटिक्स और भ्रम का पेशा करके और डरने और डराने का काम कर रहे हैं, तो उनको ये समझ लेना चाहिए न किसी को डरने की ज़रूरत है, न किसी को डराने की ज़रूरत है। अब जहाँ तक सवाल है कि नफ़रत नफ़रत नफ़रत, अब नफ़रत बोलते बोलते ये खुद नफ़रत के खलनायक बन गए हैं। फिर भी हम तो यही कहेंगे कि नफ़रत करने वालों के सीने में प्यार भर दे। हम वो पार्टी हैं जो पत्थर को मोम कर दें, तो हम इनकी नफ़रत को भी हम जो है वो ठीक करेंगे। सर्वे के बाद अदालत में रिपोर्ट जमा होने से पहले ज्ञानवापी मस्जिद में बाबा मिल गए का ऐलान करने वाले हिंदू पक्ष के पैरोकार सोहन लाल आर्य ने भी गहलोत को सनातन आस्था से खिलवाड़ न करने की नसीहत दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत साहब को हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय गहलोत साहब सांप्रदायिक विद्वेष का उत्पन्न न करें, मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण का प्रयास न करें। मुस्लिम वोटों के गणितज्ञ आप हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक भावनाओं को उभारने का प्रयास न करें। हमारे गौरवमयी शानदार संस्कृति और विरासत के साथ खिलवाड़ न करें। यदि करना हो तो आप अपने राज्य में करें। क्या इसी तरह आप में साहस है मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोलने का, मुस्लिम धर्म के जो है धर्मस्थल के खिलाफ बोलने का? मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूं कि माननीय गहलोत साहब, यदि तमाशा देखना हो तो अपने दल में देखें। वैसे ये सच है कि ज्ञानवापी हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मुद्दा तब से है जब 353 साल पहले मुगल शासक औरंगजेब के हुक्म पर काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़कर मस्जिद तामीर कर दी गई। ऐसे में अब संघ परिवार भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गया है। साफ लग रहा है
एक एक सबूत चीख चीख कर बता रहा है कि वहां केवल मंदिर था, उस मंदिर को ही तोड़ा गया। पवित्र शिवलिंग का इतने वर्षों तक अपमान हुआ। मैं चाहूंगा मुस्लिम पक्षकार अब इस मामले को ज्यादा लटकाए नहीं, भटका वो सकते नहीं, अटकाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जितना अटकाएंगे, जितना लटकाएंगे, ये उनके भी हक में नहीं होगा। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में मिले सबूत क्या कह रहे हैं, इसका फैसला अदालत को करना है। लेकिन उससे पहले यूपी की विपक्षी पार्टियां भी इसे बीजेपी का एजेंडा बताने में जुट गई हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का और इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है, या भारतीय जनता पार्टी खुद होती है, या उसके हिडन या इंडिविजुअल मित्र होते उनके साथ, वो अपने अदृश्य मित्रों को भी आगे करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बुनियादी सवाल है उनका जवाब नहीं देना चाहती। यहाँ कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं और अब आज़ादी के वर्षों बाद यहाँ ज्ञानव्यापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। ज्ञानवापी विवाद को विपक्ष बीजेपी की सियासी साजिश करार दे रहा है, लेकिन इसे लेकर बीजेपी का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। हमें इतिहास के पन्नों को सुधारना पड़ेगा। इतिहास में जिस तरीके से भारतीय सभ्यता, संस्कृति को दबाया गया है, वो अब अपने आप निखर रही है। मोदी जी के आने के बाद लोगों को पता लगा। आज ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वो सारे दस्तावेज मिले हैं जो शिव मंदिर में होना चाहिए। तो मुगलों ने आकर यही किया था, सिर्फ हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए हमारी श्रद्धा के केंद्रों पर हमला किया था, और ये उसका जीता जागता उदाहरण है। इसलिए मैं समझता हूँ कि खुद लोगों को बोल देना चाहिए कि हाँ, इतिहास में यह मंदिर था, जिनका मंदिर है उन्हें मंदिर मिलना चाहिए। कि देश के स्वाभिमान से जुड़े 3 स्थान थे जिस पर देश हमेशा संवेदनशील रहा है: अयोध्या, काशी और मथुरा। कानून एक बीच में 1991 में आया, ये देश को पता भी चला। हर चीज पर विरोध करना, तो ये शक क्या है? और मैं इसलिए मैंने कुतुब मीनार की बात आपसे की है कि जो आपने किया है, आप तो लिख कर गए हैं, पत्थरों पर खोद के गए हैं, और उसके बाद भी किसी प्रमाण की जरूरत है। लेकिन न्यायालय अगर कोई काम कर रहा है तो उसको बिल्कुल पूरी आजादी के साथ और पूरे सम्मान के साथ उसको करने देना चाहिए। मैसेज क्लियर है, बीजेपी का स्टैंड साफ है। ये किसी से छिपा भी नहीं है कि बीजेपी कैंप में अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है जैसे नारे गूंजते रहे हैं। ऐसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी हमेशा की तरह एक्टिव मोड में है। AIMPLB ने ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी को कानूनी लड़ाई में हर मुमकिन मदद देने का फैसला लिया है। साथ ही केंद्र सरकार समेत सभी सियासी पार्टियों से 1991 के वर्शिप एक्ट पर उनका पक्ष जानने का ऐलान किया है। चाहे वो बाबरी मस्जिद के केस हो या दूसरे मसाइल हो, इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और कानूनी तौर पर अदालतों में अपनी बात को रखा है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ये तय किया है कि उनकी लीगल कमेटी ज्ञानवापी मस्जिद केस को देखेगी, ये बहुत अच्छा फैसला है। और कानूनी नुक्ते नजर से जो भी चीजें हो सकती है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कानूनी नुक्ते नजर से करेगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक ऐसा और NGO है जिसने आज तक देश में शांति का, सद्भाव का, विकास का और तालीम का कोई भी नेक कार्य नहीं किया। जो स्वयं अपन बुरी तरह से बदनाम है वो नसीहत नहीं दे रहे हैं, उन्होंने ये वक्तव्य देकर और नफरत फैलाने का काम किया है। फिर जो ऐसे नेता जो दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाते हैं वो भी तो नफरतें ही फैला रहे हैं, वो कोई नफरतें रोक थोड़ी रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस एक्ट पर सरकार और सियासी पार्टियों से जवाब मांगने का फैसला लिया है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2020 में ही एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय इस कानून पर क्या कहते हैं, आप उन्हीं से सुनिए। प्लेसेज ऑफ वर्शिप उसको कहते हैं जो स्थान, पूजा का स्थान विधि विधान के अनुसार बनाया गया हो। तो मुस्लिम पक्ष अगर इस प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की आड़ ले रहे हैं
तो सबसे पहले उनको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ज्ञानवापी इस्लामिक लॉ इस्लामिक कस्टम के अनुसार बनाया गया। इस्लामिक लॉ इस्लामिक कस्टम ये कहता है जहाँ पे मस्जिद का निर्माण करना है वहाँ की ज़मीन 3 तरीके की हो सकती है। या तो अपनी खुद की ज़मीन हो जो मस्जिद बनवा रहा है, या उसको किसी ने विलफुली डोनेट किया, बिना किसी डर भय के अपनी इच्छा से डोनेट किया है, या वो ज़मीन खरीदी गई हो। तो सबसे पहले तो मुस्लिम पक्ष को ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ज्ञानवापी को उन्होंने खरीदा या किसी ने उनको डोनेट किया, या ये ज्ञानवापी उनकी ज़मीन है। वर्शिप एक्ट के खिलाफ PIL अदालत में है, लेकिन यह कानून और ज्ञानवापी विवाद का मुद्दा अब सियासी रंग ले चुका है। जिस जमात पर गाहे बगाहे मुसलमानों को उकसाने के आरोप लगते हैं, उस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे पर क्या कहा वो भी देखिए। PFI ने ज्ञानवापी विवाद पर वाराणसी की अदालत के फैसले को एक तरफा बताया है। जिस वजू खाने में शिवलिंग मिलने की बात सामने आई है, वहां वजू पर पाबंदी को अन्याय करार दिया है। लेकिन PFI और AIMPLB को मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नाजनीन और नज़मा की बातें भी सुननी चाहिए, जो ज्ञानवापी को हिंदुओं के हवाले करने की पैरोकारी कर रही हैं। जब वहाँ पर शिवलिंग मिल चुका है और ये साफ साफ क्लियर हो चुका है, ये साफ साफ हो चुका है कि वहाँ पर शिवलिंग है और वहाँ पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, ज़बरदस्ती की चीज़ पर कब्जा किया गया है, ज़बरदस्ती कब्जा किया गया है, तो आपको मुस्लिम समाज को अपना दिल बड़ा करके, अपनी संकीर्ण संकुचित विचारधारा से ऊपर उठ करके, बड़ा दिल करके ये कहना चाहिए कि ये संपत्ति जो है हम हिंदुओं की वापस कर रहे हैं। और जब इतिहास की किताबों में वर्णित है कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई, तो फिर आपको अपना इतनी जिद लेकर के नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को विवादित फसाद वाली जगह पर नमाज जायज़ नहीं हो सकती। जब पैगंबर के ज़माने में खुद एक ऐसी मस्जिद थी जहाँ पर विवाद और फसाद था, पैगंबर ने आदेश देकर के उसे तोड़वा दिया, तो आप फिर किस इस्लाम को मानने वाले हैं? या आप पैगंबर की चीज़ों को नहीं मानते, सिर्फ अपने मन मुताबिक इस्लाम को मानते हैं? देखिए, मुस्लिम भाइयों से मेरी यही अपील है कि वो जो हिंदू भाइयों का हक है उन्हें वापस कर देना चाहिए। और जो हम गंगा जमनी तहजीब की मिसाल की बात करते हैं कि यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब है और हम आपसी भाईचारा और एकता की बात करते हैं, ऐसे में हिंदू भाइयों को की हक जो है वो वापस कर करके वहाँ पे शिव मंदिर था और उनको वापस लौटा देना चाहिए। ज्ञानवापी का मुद्दा क्या वाकई सियासी हो गया है? इसे लेकर देश के लोग क्या सोचते हैं, आपको वो भी सुनाते हैं। न आस्था का मुद्दा न सियासी का मुद्दा है। जब इस देश पर मुगल शासन जब राज किए तो आप देखे होंगे कि उन लोग आकर एक ही काम किए, जितने भी मंदिर थे मंदिर को तोड़कर मस्जिद का रूप दिए हैं। हम सभी यह तथ्यात्मक रूप से जानते हैं कि वह पूरा परिसर काशी विश्वनाथ मंदिर रहा है, जिस मंदिर को अतिक्रमण करके मस्जिद का स्वरूप दिया गया। सियासी शब्द ही इससे जोड़ना गलत है, क्योंकि पूरी तरीके से ये सनातनी समाज का मामला है, ये भारतवर्ष का मामला है, ये भारत का जो गौरवशाली इतिहास है उसका मामला है। ज्ञानवापी का जो मुद्दा है प्योर आस्था का मुद्दा है, देश के सभी हिंदुओं के आस्था से जुड़े हुए विषय है। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। तो ये शंकर जी हैं, उसमें 87,000 संवत बीत गए थे तब उन्होंने समाधि त्यागी थी। अब भी समाधि में ही थे बनारस में। अब वो आ गए कि बाबा आ गए, बाबा आ गए, बिल्कुल बाबा आ गए भैया। ये हमारे पुराणों में तो स्टोरीज हैं, पुराणों में स्टोरीज हैं सारी, स्कंद पुराण में हैं, और कहीं न कहीं साइंटिफिक भी है, क्योंकि कहते हैं नंदी के सामने शिवलिंग होता है तो लिंग तो वहाँ गायब है, शिवलिंग है ना। बिल्कुल आस्था का विषय है और ये बिल्कुल कानूनी मामला है। ये जो आपका आर्कोलॉजिकल एक्ट है 1958 का, उसके तरह ये कवर्ड है, और इसमें जो रिलीजियस और वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसमें एग्जम्पशन दिया हुआ है, और उसी के आधार पर माननीय न्यायालय ने उसमें सर्वे कराने का आदेश दिया है। अयोध्या में विवादित ढांचा ढाए जाने के सिर्फ 4 साल बाद केंद्र में पहली बार बीजेपी को 13 दिन की सरकार का मौका मिला। इसके बाद उसने 1998 में 13 महीने और फिर 1999 से 2004 तक गठबंधन सरकार चलाई। लेकिन 1992 के अयोध्या कांड के 22 साल बाद बीजेपी ने केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उसकी विजय यात्रा 2019 में भी जारी रही। ऐसे में अब सवाल ये कि क्या ज्ञानवापी का मुद्दा वाकई बीजेपी की कामयाबी का नया मंत्र साबित होगा? इसके लिए इंतजार अदालत के फैसले का करना होगा। वाराणसी से रविकांत राय और आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।
पावर्ड बाय MDH देगी मिर्च का तड़का